अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानज़ादा। आज पाकिस्तान का 79वां यौम आज़ादी है। हमें आज़ाद हुए 78 बरस हो गए हैं। आप सबको यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आज का दिन जश्न का दिन है। ये जश्न आज़ादी इसलिए भी स्पेशल है कि इस साल हमने भारत को उसके जंगी अज़ाइम में शिकस्त दी और इसीलिए इस साल पूरी पाकिस्तानी कौम ने जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर ना सिर्फ तकरीबात मुनक़िद की गई बल्कि अवामी सतह पर भी भरपूर जश्न मनाया गया। मगर हुब्बुल वतनी सिर्फ जश्न मनाने में नहीं है बल्कि अपने मुल्क की समत में खामियों का इदराक करके मुस्तकबिल के लिए सही समत का तयन करने में भी है। इसलिए आज ये जायज़ा लेने का भी दिन है कि क्या बतौर रियासत गुज़िश्ता 78 बरस में हमारी समत वही है जिसके लिए पाकिस्तान बनाया गया था, और अगर नहीं तो कैसे हम अपनी समत दुरुस्त कर सकते हैं। इन 78 सालों में बहैसियत कौम हमने बहुत सी कामयाबियाँ हासिल की हैं, लेकिन बहुत से शोबे ऐसे हैं जहां अभी हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। इस बात में किसी को इबाम नहीं है कि पाकिस्तान को एक जमहूरी रियासत बनना था, मगर क्या हम 78 साल बाद भी एक जमहूरी रियासत बन सके हैं? इसका जवाब वाज़े तौर पर नफ़ी में है। 78 साल के दौरान पाकिस्तान में 3 फ़ौजी अदवार आए। कोई जमहूरी वज़ीर आज़म आज तक अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका और 78 साल बाद सूरत हाल ये है कि हमें 2018 के बाद से हाइब्रिड रजीम कहा जाता है। ख़ुद मौजूदा हुकूमत के मुंतखब वज़रा अपनी ही हुकूमत को हाइब्रिड मॉडल करार दे रहे हैं और इस पर खुश भी हो रहे हैं। इसके अलावा आलमी इदारों की रिपोर्ट्स भी पाकिस्तान में जमहूरियत को कमतर और नाकाफ़ी करार दे रहे हैं। पाकिस्तान एक और मोतबर आलमी इदारे की जमहूरियत की दर्जाबंदी में मज़ीद नीचे चला गया है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक डेमोक्रेसी इंडेक्स की रैंकिंग में पाकिस्तान की साल 2023 के मुकाबले में 6 दर्जे तनज़ुली हुई है और पाकिस्तान 165 ममालिक और 2 टेरिटरीज़ में 124वें नंबर पर आ गया है। पाकिस्तान के स्कोर में भी वाज़े कमी आई है। 2023 में पाकिस्तान का स्कोर 3.25 पॉइंट्स था, जो 2024 में कम होकर 2.84 पॉइंट्स रह गया है। यानी पाकिस्तान के स्कोर में मज़ीद कमी आई है। इस स्कोर की वजह से इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट में पाकिस्तान को उन 10 ममालिक में शामिल किया गया है जिनके स्कोर में साल 2023 के मुकाबले में सबसे ज़्यादा कमी आई है और जमहूरियत के लिहाज से बदतरीन कारकर्दगी दिखाई है। सिर्फ यही नहीं, रिपोर्ट में हुकूमतों के 4 दर्जे बनाए गए हैं जिनमें फुल डेमोक्रेसी, फ्लॉड डेमोक्रेसी, हाइब्रिड रजीम और अथॉरिटेरियन रजीम का दर्जा बनाया हुआ है। और तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान को जमहूरियत के हवाले से सबसे बदतरीन दर्जाबंदी यानी अथॉरिटेरियन रजीम्स में रखा गया है। साथ ही रिपोर्ट में गुज़िश्ता साल होने वाले इलेक्शन के बारे में लिखा गया है कि पाकिस्तान में फरवरी 2024 में होने वाले आम इंतखाबात पर सियासी जबर और अथॉरिटीज़ की मुदाखलत के इल्ज़ामात लगे। इसके अलावा जमहूरियत के हवाले से फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट भी जारी हुई और उसमें भी पाकिस्तान के 3 पॉइंट्स कम हो गए हैं। साथ ही रिपोर्ट में आज़ाद, जुज़वी तौर पर आज़ाद और गैर आज़ाद ममालिक की 3 कैटेगरीज़ में पाकिस्तान को जुज़वी तौर पर आज़ाद मुल्क करार दिया गया है। यानी हम आज तक पाकिस्तान को एक मजबूत जमहूरी फलाही मुल्क नहीं बना सके हैं। मुल्क की सियासी समत का ही तयन नहीं कर सके हैं। मुल्क में कौन सा निज़ाम हुकूमत होगा इसका फैसला नहीं कर सके हैं। इसके साथ ही हम आज तक अपनी गवर्नेंस को बेहतर नहीं बना सके हैं। पाकिस्तान में इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मसला इंतहा पसंदी का है, दहशतगर्दी का है। उसमें भी मजहबी इंतहा पसंदी सबसे बड़ा मसला है। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 को अपनी तकरीर में पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक पर रहनुमाई फराहम की थी और पाकिस्तान की नौज़ायदा रियासत के बानी और पहले सरबरा की हैसियत से अक़लियतों से कुछ अहम वादे भी किए थे। मगर अक़लियतों के हुकूक के हवाले से आज के पाकिस्तान की सूरत हाल कायद के वादों से बिल्कुल बरअक्स है। बैनुल-अक़वामी इदारे पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ नारवा सलूक की रिपोर्ट्स जारी कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की 2025 की रिपोर्ट में साल 2024 के वाक़यात का अहाता किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में तौहीन मज़हब के नाम पर मावरा अदालत कत्ल किए गए, अक़लियतों की इबादत गाहों को भी निशाना बनाया गया। हमारे मुल्क में इस इल्ज़ाम के इस्तेमाल से अक़लियतों के साथ साथ खुद मुसलमान भी महफूज नहीं हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तौहीन मज़हब को मजहबी अक़लियतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद के जवाज़ के तौर पर इस्तेमाल किया गया और इससे वो बेबस होकर मनमानी गिरफ्तारियों और मुकदमात का शिकार हो गए। तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम पर हुजूम और ख़ुद साख्ता मुहाफ़िज़ों के हमलों में 4 अफराद जान से गए। हुकूमत हमला करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाने में नाकाम रही। जून में एक हुजूम ने 36 साला शख्स को तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर मार डाला। मकामी पुलिस उस शख्स को बचाने के लिए मुदाखलत करने में नाकाम रही। सितंबर में तो अलग वाक़यात में उमरकोट और कोयटा में पुलिस ने 2 ऐसे मर्दों को गोली मारकर हलाक कर दिया जिन पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम था। सितंबर ही में
एक अदालत ने शगुफ्ता किरण नामी मसीही खातून को व्हाट्सएप ग्रुप में मुबैना तौर पर तौहीन-आमेज़ मवाद शेयर करने के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत सुनाई। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी अपनी रिपोर्ट में ऐसे ही वाक़यात बयान किए। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक साल 2024 में अहमदियों के खिलाफ अकीदे की बुनियाद पर किए गए टारगेटेड हमलों में 6 अफराद को कत्ल कर दिया गया। मई में सरगोदा में हुजूम ने एक मसीही ख़ानदान पर कुरान मजीद को जलाने के इल्ज़ाम में हमला कर दिया, जिसमें 70 साला नज़ीर मसीह ज़ख्मी हुआ और बाद में ज़ख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। जून में सवात में एक मकामी सयाह को लोगों के एक गिरोह ने पुलिस हिरासत से निकाल कर कत्ल कर दिया। सितंबर में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 2 अफराद को अलग अलग वाक़यात में पुलिस एहलकारों ने हिरासत में कत्ल कर दिया। 12 सितंबर को कोयटा में एक पुलिस एहलकार ने हिरासत में मौजूद एक शख्स को तौहीन मजहब के शुबे में कत्ल कर दिया। 19 सितंबर को उमरकोट में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम का सामना करने वाले एक डॉक्टर को पुलिस एहलकारों ने एक जाली मुकाबले में कत्ल कर दिया। बाद में उसकी लाश ख़ानदान से ज़बरदस्ती छीन कर हुजूम ने जला दी। ऐसे वाक़यात पहले भी रूनुमा होते रहे हैं। इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में एक हिंदू तालिब इल्म को ईद पर ज़बरदस्ती गोश्त खिला दिया गया था। 2017 में मर्दान की यूनिवर्सिटी में 25 साला तालिब इल्म मशाल खान पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर हुजूम ने उन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाते हुए कत्ल कर दिया था। 2021 में सियालकोट में एक संगीन वाक़या पेश आया जब एक फैक्ट्री मैनेजर श्रीलंका निजात प्रियांथा कुमारा को तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में जिंदा जला दिया गया। हद तो ये हो गई कि लाहौर में खातून को इसलिए मुश्तइल हुजूम ने घेर लिया क्योंकि उस खातून ने एक ऐसा लिबास पहना हुआ था जिस पर अरबी का लफ्ज़ हलवा लिखा हुआ था और पुलिस ने उनकी जान बचाई, मगर उस खातून को माफ़ी मांगनी पड़ी। इसके अलावा पाकिस्तान में अक़लियती बरादरी ख़ासतौर पर हिंदू लड़कियों की जबरी शादियाँ भी मुसलसल रिपोर्ट होती हैं। दूसरी तरफ 29 जुलाई को जारी की गई एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में रोज़गार के हवाले से अक़लियतों की हालत ज़ार का जिक्र करते हुए लिखा है कि सफाई का अमला जो ज़्यादातर नाम निहाद निचली ज़ातों और मजहबी अक़लियतों से ताल्लुक़ रखता है, ज़ात और मजहब की बुनियाद पर इम्तियाजी बढ़ती और काम के तरीक़ाकार का शिकार है। पाकिस्तान का एक और बहुत बड़ा मसला औरतों के खिलाफ सिनफी इम्तियाज़ का मसला है। इस हवाले से जून में 2 अहम आलमी इदारों की रिपोर्ट्स आई हैं। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में पाकिस्तान 148 ममालिक में से सबसे आखिरी नंबर पर आया है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की पाकिस्तान जेंडर पे गैप रिपोर्ट 2025 के मुताबिक पाकिस्तान में मर्दों और ख़वातीन की तनख्वाहों का फ़र्क फ़ी घंटा उजरत की बुनियाद पर तकरीबन 25% और माहाना उजरत की बुनियाद पर 30% है। बड़े जेंडर पे गैप के साथ साथ पाकिस्तान में ख़वातीन की मुलाजमत भी महदूद है। पाकिस्तान में मर्द और ख़वातीन की मुलाजमत में फ़र्क 56% पॉइंट्स है, जो जनूबी एशिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में उजरती मुलाजमीन में ख़वातीन का हिस्सा सिर्फ 13.5% है और दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने तरक्की की हो और ख़वातीन का उसकी वर्कफोर्स में इतना कम किरदार हो। अप्रैल में सामने आने वाली एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान में पहले ही लड़कों के मुकाबले में 40 लाख कम लड़कियां स्कूल में दाखिल हैं, जबकि लड़कियों के स्कूल को शिद्दत पसंदों की जानिब से निशाना बनाया गया। ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिर्फ मई के महीने में ही 4 हमले हुए। अगरचे नाम निहाद गैरत के नाम पर कत्ल के खात्मे के लिए कवानीन मौजूद हैं, लेकिन यह सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। जनवरी से नवंबर तक गैरत के नाम पर 531 कत्ल के वाक़यात रिकॉर्ड किए गए और साल के पहले 6 महीनों में बच्चों के साथ ज़्यादती के 1630 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें 59% मुतासरीन लड़कियां थीं। मजहबी अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियों को जबरी तब्दीली मजहब और जबरी शादियों का सामना भी करना पड़ा, ख़ासतौर पर सिंध और पंजाब में। इसके अलावा पाकिस्तान में सहाफ़त हर गुज़रते दिन के साथ मज़ीद ख़तरनाक होती जा रही है। सहाफ़ियों के हुकूक़ और प्रेस फ्रीडम के लिए काम करने वाली आलमी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट यानी CPJ के मुताबिक गुज़िश्ता साल दुनिया के 18 ममालिक में कम अज़ कम 124 सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स मारे गए हैं, जिनमें से 70% से ज़ायद इसराइली कार्रवाइयों में मरने वाले फ़लस्तीनी सहाफ़ी थे। इसके बाद गुज़िश्ता साल पाकिस्तान और सूडान सहाफ़ियों के लिए सबसे ज़्यादा जानलेवा मुल्क साबित हुए हैं। दोनों ममालिक में गुज़िश्ता साल 6 सहाफ़ी मारे गए और CPJ के मुताबिक पाकिस्तान गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान सहाफ़ियों के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ममालिक में से एक है, जहाँ 1998 से लेकर 2024 तक कम अज़ कम 94 सहाफ़ी मारे गए, जो कि इराक, फिलिपाइन और मेक्सिको के बाद इस अरसे में दुनिया भर में होने वाली सबसे ज़्यादा हलाकतें हैं। और हालिया कुछ अरसे के दौरान पाकिस्तान में सियासी गैर यकीनी और मीडिया की सेंसरशिप में इजाफा होता जा रहा है। रिपोर्ट में पाकिस्तान के हवाले से मज़ीद लिखा है कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों के कत्ल की तहकीकात में नाकामी और किसी को जवाबदेह ना ठहराने की एक तवील तारीख़ है और मेक्सिको, भारत, पाकिस्तान और इराक में
हलाकतों की तादाद ने इन ममालिक में सहाफ़ियों को दरपेश इंतहाई ख़तरात को मज़ीद वाज़ेह कर दिया है। जहाँ मुतअद्दिद दहाइयों से बार बार सहाफ़ियों के कत्ल के वाक़यात हुए हैं। हालांकि इन ममालिक में कुछ सतहों पर इस मसले को हल करने की मुतअद्दिद कोशिशें भी की गई हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक हुक्काम ने इज़हार राय की आज़ादी को महदूद करने के लिए कवानीन और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। मई में पंजाब डिफेमेशन एक्ट 2024 मंजूर किया गया, हालांकि इसकी सख्त मुखालफत की गई थी। जुलाई से अक्टूबर तक इंटरनेट की रफ्तार में 40% तक कमी कर दी गई ताकि ऑनलाइन मवाद को रोकने की सलाहियत बढ़ाई जा सके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को 17 फरवरी से ब्लॉक कर दिया गया। इंतखाबात के दौरान मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आर्जी पाबंदियां लगा दी गई। 2024 के दौरान कम अज कम 7 सहाफ़ी टारगेटेड हमलों में मारे गए। हुक्काम ने कम अज कम 32 सहाफ़ियों को प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट यानी पीका के तहत अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा के इल्ज़ाम में तलब कर लिया। फरवरी में कम अज कम 2 अफराद को इन इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसके अलावा मुआशी मुहाज पर भी पाकिस्तान 78 बरस में 24 दफ़ा IMF के दर पर जा चुका है और अब भी IMF के प्रोग्राम में ही है। दहशतगर्दी का मसला भी मुसलसल रियासत के लिए ख़तरा बना हुआ है और दोबारा सर उठा चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में पुलिस के मुताबिक सिर्फ 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात पुलिस के छापे और शिद्दत पसंदों के हमले के नतीजे में एक SHO समेत 6 पुलिस एहलकार जान से चले गए। ये वाक़यात कुर्रम, लोअर दीर और पेशावर के अजला में पेश आए। पाकिस्तान की समत के हवाले से बात करेंगे अमेरिका में मुक़ीम दानिश्वर और पाकिस्तान से मुताल्लिक़ किताबों के मुसन्निफ़ प्रोफेसर हसन अब्बास साहब से। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आपने किताबें भी लिखी हैं, बहुत कुछ लिखा है पाकिस्तान के हवाले से, कमेंट्री भी की है। सबसे बड़ा मसला जो हम नहीं हल कर सके वो है कि इस मुल्क में मज़हब का किरदार क्या होगा। हमने गुज़िश्ता 78 बरस में देखा है प्रोफेसर साहब कि हालत ये हो गई है कि जिसका दिल चाहे जिस पर इल्ज़ाम लगा दे। यहाँ तक हुआ कि ताकतवर तरीन इदारों के ताकतवर तरीन सरबराहों पर इल्ज़ाम लगे और उन्हें उस इल्ज़ाम से जान छुड़ाने के लिए अपनी वजाहतें देनी पड़ी, उलमा से फतवे लेने पड़े, अपने घरों में कुरान खानियाँ करानी पड़ी और मुसलसल वजाहतें देते रहे। अपना पूरा ख़ानदान का शजरा नस्ब बताना पड़ा उन्हें कि वो किससे ताल्लुक़ रखते हैं और उनका मज़हब क्या है। किसी के ऊपर गलत तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगने का सवाल पैदा हो जाए, कोई जज नोटिस ले ले तो जज के ख़िलाफ़ पूरी कैंपेन शुरू हो जाती है और उनके खिलाफ इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा हमने ये देखा जिसका दिल चाहे जब चाहे उठकर किसी पर इल्ज़ाम लगा दे, अपने ज़ाती मकासद के लिए लगा दे। 97% मुसलमानों का मुल्क है ये और 97% मुसलमानों का इस्लाम ख़तरे में है इस मुल्क में। किसी और इस्लामी मुल्क में ये नहीं होता कि इस्लाम का इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। जिसका दिल चाहे किसी कब्ज़े की ज़मीन पर स्कूल बना दे, खाली कराने की रियासत कोशिश करे तो रियासत ख़तरे में पड़ जाए, रियासत के ख़िलाफ़ इतना प्रोपेगेंडा हो रहा हो। ये हमारी इस वक्त हालत है। क्या हम इस समत को दुरुस्त कर सकते हैं? जो आपने पाकिस्तान की तारीख़ देखी है, जो लिखा है, क्या आगे जाके हम ठीक समत में जा सकते हैं, इसको दुरुस्त कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। आज 14 अगस्त तो इस दुआ के साथ बात का आगाज़ करते हैं कि परवरदिगार पाकिस्तान को ये सलाहियत दे कि वो अपनी जो उसकी सलाहियतें, कैपेबिलिटीज़, पोटेंशियल है उसको बरूए कार लाते हुए इन मुश्किलात से निकल सके। और अल्लाह करे कि पाकिस्तान अक़वाम आलम में हक़ व सदाकत का एक अलमबरदार बन जाए। पाकिस्तान इन मुश्किलात से यकीनन निकल सकता है और उसकी सबसे बड़ी मेरे नज़दीक कन्विक्शन इसलिए है कि जब पाकिस्तान बना था 1947 में, तो उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना पे किस लोगों ने ये तो इल्ज़ाम लगाया कि वो जो उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे उन पे पॉलिटिकल इल्ज़ामात लगाए। किसी ने ये नहीं कहा कि हम इसलिए इनके मुखालिफ हैं कि ये अहले तशी हैं, या किसी ने ये नहीं कहा कि ये ज़फ़रुल्लाह खान साहब को जो फ़लस्तीन का सबसे बड़े अलमबरदार थे यूनाइटेड नेशंस में, कि इनकी बात हम इसलिए नहीं सुनेंगे, ये अहमदी हैं। बात यह है कि उस वक्त का पाकिस्तान, और पुरानी बात नहीं, 70 साल की इस दौरानिए की बात है कि जिस वक्त पाकिस्तान जेन्युइनली ये ख्याल था कि ये जो सूफिया का लाया हुआ यहाँ पे इस्लाम है, औलिया का, उरफा का, जहाँ पे अब्दुल्ला शाह गाजी से लेकर लाल शहबाज कलंदर, बरी इमाम, रहमान बाबा, ये जो तमाम ये लोग जो इस्लाम लाए थे, जो मोहब्बत का पैगाम था, जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस इल्म, हिल्म और जिन तकाज़ों को पेश कर रहे थे हमारे सामने, जो अदल इंसाफ का सबसे बड़ा अलम था, उसको उठाए हुए थे। उस इस्लाम को छोड़ के हमने ये इस्लाम को एक कारोबार बना दिया। सियासतदान है तो वो मज़हब जब ज़रूरत पड़ी इस्तेमाल कर लिया, किसी ने कोई मदरसा मस्जिद बनाई, किसी पे कब्जा कर लिया, वो भी बिजनेस है। खतीब तकरीर कर रहा है, वो भी बिजनेस है। किसी ने अमामा किसी रंग का पहन लिया, वो किसी एक जानिब रवां दवाएं, उसका भी बिजनेस और कारोबार है। मज़हब को कारोबार के तौर पर इस्तेमाल किया। लेकिन मुझे ये याद आता है, आज हमें
ऐसे मौके पर जब नेशनल डेज हों तो अपने हीरोज को याद करना चाहिए, और असातिज़ा को भी। मेरे उस्ताद हैं प्रोफेसर सईद शफकत, लाहौर में एफसी कॉलेज में है, हमारे सिविल सर्विसेज एकेडमी में इंचार्ज थे। उनका एक बड़ा खूबसूरत आर्टिकल था, उसका टाइटल था डिस्क्रिपेंसी बिटवीन डेमोक्रेटिक क्रीड एंड ऑटोक्रेटिक रियलिटी, और वो अभी भी मौजूद है, एक्सेस किया जा सकता है इंटरनेट पे। उस आर्टिकल का मतलब ये है कि पाकिस्तान के लोगों के रवैये बहुत जमहूरी हैं, लेकिन हकीकत बहुत आमिराना है, और ये तजाद है। और ये तजाद इसीलिए है कि मजहब को क्योंकि कारोबार के तौर पे इस्तेमाल किया जाना है, तो मजहब का ऐसा रंग पेश किया जाता है जो बड़ा ही तहकीमाना, आमिराना और ऑथोराइटेटिव है। एक तो ये इशू है। सेकंड, तब पाकिस्तान ठीक जानिब क्यों वापस क्यों जा सकता है, ये जो पाकिस्तान के अंदर लोगों के अंदर जमहूरियत की अवेयरनेस और एहसास है। मैं अपने अमेरिका में भी पढ़ाते हुए लोगों को बताता हूँ कि तमाम मिडल ईस्टर्न ममालिक में और तमाम मुसलमान ममालिकों में पाकिस्तान बिल्कुल एक यकता है, जहां हमेशा डेमोक्रेसी की ट्रेडिशन जारी रहती है। लोग जाने देते हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो को सरेदार चढ़ा दिया, बेनज़ीर भुट्टो को गोली मार दी, लियाकत अली खान को सरे बाजार कत्ल कर दिया, लेकिन लोग मुसलसल जमहूरियत की जानिब बढ़ते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हों चाहे ना हों। सवाल ये है कि क्यों ये जमहूरी रवैया जो है ये इस्टेब्लिश नहीं हो सका, क्योंकि ये मजहब को कारोबार बनाने का तौर था। मजहब तो हमारी पाकिस्तान में और मुसलमान मुल्कों की असास है। मजहब क्यों कारोबार बनता है? जब लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है। तो ये चीजें जुड़ी हुई हैं। जमहूरी रवैया, जैसे जैसे आप जमहूरियत की पटड़ी पे वापस चढ़ते चले जाएंगे और अपनी जो स्ट्रेंथ है जमहूरी रवैये की उसको याद रखेंगे, और ये याद रखेंगे कि ये जिन सूफिया और औलिया का कमाल था जिन्होंने मोहब्बत के जरिए इस्लाम का पैगाम सबके सामने पेश किया, उन्होंने नहीं पूछा किसी दरगाह पे आने वाले से। क्या कोई पूछता है कभी कि तुम शिया हो, सुन्नी हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो? किसी ने कहा था शबीर अहमद उस्मानी को कि आप ये सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट इस्लाम का लेकर आ रहे हैं, तो आप तो क्योंकि पहले सुन्नत है तो हम आपकी बात नहीं मानते? नहीं, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ में शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, सूफी, अहले हदीस, तमाम लोग एक खूबसूरत गुलदस्ते की मानंद थे। ये कोई पुरानी तारीख नहीं है। इसलिए मुझे यकीन है कि थोड़ी सी पैथ करेक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के जरिए अपनी जमहूरी असास को समझते हुए वापस पाकिस्तान को उस पोटेंशियल की जानिब ले आएगी जो इसका इस्तेहकाक है। जब आप बात जमहूरियत की करें तो जाहिर पाकिस्तान जब बना तो ख्वाहिश तो यही थी कि पाकिस्तान एक जमहूरी फलाही रियासत हो, मगर पाकिस्तान एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बन गया और जाहिर खतरा भारत से महसूस किया गया। और जब जो कुछ अब मई में हुआ, जिस तरीके से भारत ने जारियत दिखाई और पाकिस्तान ने मुकाबला किया, उसके बाद ये तासुर और मजबूत हो गया। तो जब नेशनल सिक्योरिटी स्टेट होती है तो जाहिर है फिर तरजीह सिक्योरिटी हो जाती है, इंसानी हुकूक पीछे रह जाते हैं, जो हमने अपने बताए भी कि किस किन इंसानी हुकूक के मामलात में पीछे है पाकिस्तान। तो कैसे पाकिस्तान एक जमहूरी फलाही रियासत की तरफ बढ़ सकता है? इंडिया का आपने जिक्र जरूर किया, सिर्फ इसलिए नहीं कि इंडिया बैशिंग करना आसान है और या पॉपुलर है, लेकिन इंडिया एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है। और वो जो बीजेपी की पॉलिटिक्स में सामने आया है, वो इस चीज से बाहर नहीं आ सक रहे कि हम पर ये मुगल और ये दिल्ली सल्तनत और ये तमाम लोग थे, और इस्लाम जो है उसने हमें अजीम बनाया था इस पूरे खत्ते को। तो वो उस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इंडिया को निकलना होगा, क्योंकि उसका नुकसान उनको खुद भी बहुत पहुंचा, पाकिस्तान को भी पहुंचा। मगर पाकिस्तान को ने खुद भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने में कोई कमी बेशी नहीं रखी। कैसे वापस आएगा? ये प्लूरलिज्म एक रवैया, यानी जमहूरियत के साथ साथ ये जो प्लूरलिस्टिक थॉट है जो पाकिस्तान के अंदर रची बसी थी, और पाकिस्तान के अंदर हम लोगों को मिसाल देते हैं। मैं मसलकी एतबार से नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ। शाम गरीबा की मजलिस होती थी, रशीद तुराबी साहब पढ़ते थे, कोई सुनने वाला कहता था कि पाकिस्तान टेलीविजन पे ये शिया मजलिस है या सुन्नी मजलिस है। कोई सबीने लगाता है, भी अरबाइन भी करीब है तो मैं जिक्र कर रहा हूँ, पानी देने वाला इमाम हुसैन के नाम पे, कोई पूछता था ये पीने वाला शिया है, सुन्नी है, हिंदू है, क्या है? तो ये एसेंस अभी भी मौजूद है, बदरजे अतम मौजूद है। उस रिलीजियस प्लूरलिज्म को की स्ट्रेंथ को और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये जो पाकिस्तान की आमिराना हकीकत है, उनको ये समझना होगा कि अगर आप चाहे मजहबी हवाले से देखें, अदल इंसाफ के कॉन्सेप्ट के हवाले से, या बेसिक रूल ऑफ लॉ को देखें, ये नहीं है कि जिसके पास ताकत है वो समझे कि मैं ही जानता हूं कि मैं ही जानता हूं कि इस मुल्क का भला किसमें है और मेरी इन्फोर्समेंट करने से ये होगा। जब तक सब लोगों को मिलके, और सब लोग मिलेंगे कैसे? किसी कानून के तहत, वो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, वो है रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है
मतलब अगर हम तो साल से अब उसमें पीछे ही जा रहे हैं, आपको लगता है कोई उम्मीद की किरण नजर आती है कि हम रूल ऑफ लॉ पर और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की तरफ दोबारा जाएं? ये जत्थों का जो मामला हो गया है, रियासत जितनी कमजोर हो गई है, डेमोक्रेसी जितनी पीछे चली गई है, वापस हम एक रास्ते पर जा सके? मुझे हाँ, ये जत्थे वाले ग्रुप, लेकिन आप देखेंगे कि जब भी ये लोग आते हैं ये स्टेट कहीं दूसरी तरफ रुख कर लेती है। कभी स्टेट अब जानबूझ के इस तरफ नहीं देखती, कभी स्टेट इस तरह की फोर्सेस को इस्तेमाल करना चाहती है। वो पास्ट में अल्लाह करे कि सारा कुछ रह गया हो। स्टेट अगर सही मानों में चाहे, जिसके आसार नजर आ रहे हैं, मैं कहूंगा स्टेट के करता धरता अगर ये कहें कि जनाब इस बिना पर कि किसी का मसलक मजहब क्या है, हम किसी को दूसरे को गाली देने की इजाजत नहीं देंगे। हम ये नहीं कहेंगे किसी पे ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा दो और उसको सरेदार चढ़ा दो, या हम किसी बिना पर किसी का फेवरेटिज्म इसलिए नहीं होगा कि ये सिंधी है, पंजाबी है, या बलोची है, या पठान है। ये स्टेट के कुछ लोगों को टॉप पर जो जिनके सामने बात सिलसिलाकार है, उनको इस बात का इदराक है मुझे लगता है, और वो उनको अपना पार्टनर किनको बनाना होगा? उन जमहूरी और इंटेलेक्चुअल फोर्सेस को जो प्लूरलिज्म में बिलीव करते हैं, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। उनको थोड़ी सी तलाश करने की जरूरत है। ये तरीका ये होता है कि जब ये ताकतवर अपने जोन में होते हैं तो इनके इर्द गिर्द इनके ऐसे हवारी करीब आ जाते हैं जो इनको साबित करते हैं कि बस तुम ही खुदा यहाँ पे माज़अल्लाह रह गए। उनकी जिम्मेदारी है, उन्हीं से सवाल होगा, वो अपना क्या जवाब देंगे, उनको अपने गिरबान में झांकना होगा। आई विश कि मैं कोई आपको ज्यादा इससे कॉन्क्रीट जवाब दे सकता, लेकिन मुझे उनमें ये आसार नजर आते हैं। क्योंकि अगर तो ये होता ना, मैं अब किसी मुल्क का नाम नहीं ले जाता, इजिप्ट, जॉर्डन, को ऐसे मुल्क होते हैं जहां ऑथोरिटेरियनिज्म बहुत स्ट्रांग है, जहां इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी मौजूद ही नहीं है, तो या अफगानिस्तान, कोई ऐसे मुल्क होते हैं, सेंट्रल एशिया में आप कह लें, तो उम्मीद कम होती। नहीं, पाकिस्तान की जमहूरी कुव्वतें और जो ये भी मैं कहूँगा जो मजहबी एतबार से प्लूरलिज्म है, हमेशा मुझे आसमा जहांगीर साहिबा का नाम याद आता है, सत्तार ईदी का नाम याद आता है। बेशुमार लोग अब भी उनके वर्सा यानी इंटेलेक्चुअल वर्सा ऐसे मौजूद हैं जो कुर्बानी देने को तैयार हैं, जो हक व सदाकत का अलम उठाने को तैयार हैं। इन सबको, किसी को ऑपोजिशन को हमेशा ये कह दिया, जो भी जेल में जिस पॉलिटिशियन को डाला जाता था, चाहे वो भुट्टो, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो, जिसको भी ऑपोजिशन में डालते हैं उसको कहते हैं कि ये काफिर आजम यही है। ये इस सोच से बाहर निकलना होगा। एवरीवन इज अ स्टेक होल्डर इन पाकिस्तान। उनको इज्जत देंगे, उनके व्यू से डिफर करें, लेकिन उनको अपनी मेन धारे में शामिल करेंगे तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत ही ताबनाक है इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर, आपकी गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम करते हैं एक और आम खबर आपके सामने रखी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू मसला फ़लस्तीन पर बैनुल-अक़वामी बिरादरी और अपने अहम मगरबी इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात को रोंदते हुए अब गज़ा को कब्ज़े में लेने के मंसूबे से भी आगे बढ़ रहे हैं और ग्रेटर इसराइल के नाम निहाद मंसूबे की तशहीर कर रहे हैं, जिसके तहत इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू के इंतहा पसंद फ़लस्तीन समेत उर्दन, लबनान, शाम, मिस्र, इराक और सऊदी अरब के कुछ हिस्सों को इसराइल का हिस्सा करार देते हैं। इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक मंगल को इसराइली चैनल i24 न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान जब एंकर शरन गाल ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से पूछा कि क्या वो इस विजन से कोई कनेक्शन महसूस करते हैं जो प्रॉमिस्ड लैंड के तौर पर बयान हुआ है, इस दौरान एंकर ने नेतन्याहू को इस हवाले से एक एमुलेट भी दिया था जिसमें ज़मीन का नक्शा दिखाया गया था। तो इस पर नेतन्याहू ने कहा कि हाँ, वो बहुत ज़्यादा कनेक्शन महसूस करते हैं। इसके बाद एंकर ने नेतन्याहू पर जोर देते हुए कहा कि ये ग्रेटर इसराइल है, जिस पर नेतन्याहू ने जवाब दिया कि अगर आप मुझसे पूछें तो हम वही मौजूद हैं। ये कहने के बाद नेतन्याहू कुछ देर तक खामोश रहे और फिर उन्होंने बात को अपने वालिद की नस्ल के इसराइल के क़याम में किरदार और अपनी नस्ल की इसराइल की बका को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी की तरफ मोड़ दिया। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक ग्रेटर इसराइल से मुराद वो इसराइल है जिसकी सरहदें तारीख़ी वाक़यात के मुताबिक फैली हुई हैं। इसके कई मुख्तलिफ तस्वुरात मौजूद हैं, जिनमें से कुछ में मौजूदा उर्दन, लबनान, शाम, मिस्र, इराक और सऊदी अरब के हिस्से भी शामिल हैं। और ग्रेटर इसराइल की इस्तिलाह जून 1967 की 6 रोज़ा जंग के बाद मशहूर हुई और इसका मतलब इसराइल और वो इलाके बन गए जिन्हें इसराइल ने उस वक्त फतह किया था, जिनमें मशरिकी यरूशलम, मगरबी किनारा, गज़ा पट्टी, सेराय सेना और गोलान की पहाड़ियाँ शामिल हैं। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि अब भी इसराइल के कुछ इंतहाई दाएं बाजू के रहनुमा इस ख्याल को अपनाते हैं और कई इन इलाकों को जम करने या उन पर कंट्रोल हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक नेतन्याहू का इंटरव्यू करने वाले शरन गाल
कुछ अरसे के लिए दाएं बाजू से इस्राएली पार्लियामेंट के रुकन भी रहे हैं। उन्होंने ये सवाल उस वक्त किया जब उन्होंने नेतन्याहू को एक एमुलेट दिया जिसके बारे में उनका कहना था कि यह वादा की गई ज़मीन का नक्शा है जो स्क्रीन पर नजर नहीं आया। वाज़ेह रहे कि इस न्यूज़ एंकर ने हाल ही में ऐसे पेंडेंट्स बेचना शुरू कर दिए हैं जिन पर बज़ाहिर एक निस्बतन ज़्यादा वसी ग्रेटर इसराइल का नक्शा बना हुआ है। नेतन्याहू की जानिब से ग्रेटर इसराइल से मुताल्लिक इस बयान पर अरब ममालिक ने इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। सऊदी अरब, कतर, उर्दन और यमन समेत कई ममालिक ने नेतन्याहू को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारजा ने इसराइली काबिज़ हुकूमत के वज़ीर आज़म की जानिब से नाम निहाद ग्रेटर इसराइल के विजन से मुताल्लिक दिए गए बयान की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की है और इसराइली काबिज़ हुक्काम के आबादकारी और तोसी पसंद मनसूबों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। बयान में मज़ीद लिखा है कि सऊदी अरब ने इस बात पर जोर दिया है कि फ़लस्तीनी अवाम को अपनी सरजमीन पर एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत कायम करने का तारीख़ी और कानूनी हक़ हासिल है जो मुतालिका बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक है। सऊदी अरब ने बैनुल-अक़वामी बिरादरी को भी खबरदार किया है कि इसराइली कब्ज़े की जारी खुली खिलाफ वर्जियाँ बैनुल-अक़वामी कानूनी हैसियत की बुनियादों को नुकसान पहुँचा रही हैं, रियासतों की खुद मुख्तारी को वाज़ेह तौर पर पामाल कर रही हैं और ख़ित्ते के साथ साथ आलमी अमन व सलामती को ख़तरे में डाल रही हैं। दूसरी जानिब इसराइल गजा से फ़लस्तीनियों को बेदखल करने के लिए भी अपनी कोशिशें तेज़ कर रहा है और अब यह खबर सामने आ रही है कि इसराइल अफ्रीकी मुल्क जनूबी सूडान से फ़लस्तीनियों की मुंतकली पर बातचीत भी कर रहा है। ताहम जनूबी सूडान की हुकूमत ने इस बात की तरदीद की है। CNN के मुताबिक इसराइल गजा के फ़लस्तीनियों को मशरिकी अफ्रीका के जंगज़दा मुल्क जनूबी सूडान में आबाद करने के इम्कान पर बातचीत कर रहा है। ये इसराइल की उस वसी तर कोशिश का हिस्सा है जिसका मकसद हमास के खिलाफ 22 माह की फौजी कार्रवाई के बाद तबाहशुदा इलाके से बड़े पैमाने पर नकल मकानी को मुमकिन बनाना है। इस मामले से वाकिफ 6 अफराद ने एसोसिएटेड प्रेस से इस बात की तस्दीक की। ये वाज़ेह नहीं कि बातचीत कहाँ तक पहुँची, लेकिन अगर ये मंसूबा नाफिज हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि लोगों को एक ऐसे जंगज़दा खित्ते से मुंतकिल कर दिया जाए जो कहत के खतरे से दो चार है, और वो भी एक और ऐसे ही खित्ते में जिससे इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी के खदशात पैदा होंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि वो अमरीकी सदर ट्रंप के इस विजन को पूरा करना चाहते हैं जिसमें गजा की बड़ी आबादी को मुंतकिल करने का मंसूबा शामिल है, जिसे नेतन्याहू रज़ाकाराना हिजरत कहते हैं। इसराइल इससे पहले भी दीगर अफ्रीकी ममालिक के साथ इसी तरह की आबादकारी की तजावीज़ पेश कर चुका है। फ़लस्तीनियों, इंसानी हुकूक की तंजीमों और बैनुल-अक़वामी बरादरी की एक बड़ी तादाद ने तजवीज़ को जबरी बेदखली का मंसूबा करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है जो बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। CNN के मुताबिक जनूबी सूडान के लिए ऐसा मुआहिदा इसराइल के साथ करीबी ताल्लुकात कायम करने में मददगार साबित हो सकता है क्योंकि इसराइल अब मशरिक़ वस्ता में तकरीबन बिला मुकाबला फौजी ताकत रखता है और ये जनूबी सूडान के लिए ट्रंप तक रसाई का एक मुमकिन ज़रिया भी है, जिन्होंने फरवरी में गजा की आबादी की रीसेटलिंग का ख्याल पेश किया था। लेकिन हालिया महीनों में ट्रंप इस मंसूबे से पीछे हटते नजर आ रहे हैं। इसराइल की नायब वज़ीर ख़ारजा शीरीन हास्कल के दफ्तर ने कहा है कि वो जनूबी सूडान के दौरे पर पहुंच रही हैं, जो कि किसी सीनियर इसराइली अहलकार का जनूबी सूडान का पहला दौरा होगा। लेकिन इस दौरे में उनका फ़लस्तीनियों की मुंतकली के मौजू को छेड़ने का कोई इरादा नहीं है। जनूबी सूडान की वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में इन रिपोर्ट्स को बेबुनियाद करार दिया कि वो इसराइल के साथ फ़लस्तीनियों की आबादकारी के बारे में बातचीत कर रहा है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर आपके सामने रखेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के दरमियान होने वाली गैर मामूली मुलाकात सिर्फ रूस और यूक्रेन के लिए ही नहीं, बल्कि यूरोपीय ममालिक के साथ साथ भारत के लिए भी बहुत अहम हो गई है। सदर ट्रंप और सदर पुतिन कल जुम्मे को अलास्का में यूक्रेन जंग के खात्मे के हवाले से बराह रास्त मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। आलमी मीडिया के तबसरे और तज्ज़ियों के मुताबिक सदर ट्रंप यूक्रेन में जंग बंदी करवाने में नाकामी पर शदीद फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं और हर सूरत में अपने इंतखाबी वादे पर अमल करवाना चाहते हैं। और अब से कुछ देर पहले सदर ट्रंप ने खुद कहा है कि मेरे ख्याल में रूसी सदर पुतिन यूक्रेन के साथ अमन मुआहिदा चाहते हैं। रूस पर पाबंदियों की धमकी शायद मुलाकात के लिए पुतिन की आमादगी की वजह बनी है, मगर कल होने वाली इस मीटिंग पर इस जंग के दूसरे फरीक यूक्रेन और उसके यूरोपीय इत्तेहादी खदशात का इज़हार कर रहे हैं और मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि यूक्रेन के बगैर अमेरिका और रूस यूक्रेन में ही जंगबंदी पर अकेले बातचीत कैसे कर सकते हैं। अगर बामानी मुज़ाकरात करने हैं तो यूक्रेन को भी मुज़ाकरात में शामिल किया जाए। रूस के कब्जे में मौजूद यूक्रेन की ज़मीन का कोई भी टुकड़ा रूस के हवाले ना किया जाए। ताहम ट्रंप और पुतिन की इस अहम मुलाकात से पहले कल यूरोपीय ममालिक के सरबराहों और खुद यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने सदर ट्रंप के साथ वर्चुअल मीटिंग की और अपने मौक़िफ़ के हवाले से सदर ट्रंप की जहन साजी करने की कोशिश की। साथ ही जहां अमरीकी सदर ये वाज़ेह कर रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो रूस को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है, तो वहीं ट्रंप के सेक्रेटरी ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने ब्लूमबर्ग टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि अगर ट्रंप और पुतिन की मुलाकात में मामला दुरुस्त अंदाज में आगे नहीं बढ़ते तो रूसी तेल की खरीदारी पर भारत पर पाबंदियों और सेकेंडरी टैरिफ्स में मजीद इजाफा हो सकता है।
I think everyone has been frustrated with President Putin. We expected that he would come to the table in a more fulsome way. It looks like he may be ready to negotiate, and we've put secondary tariffs on the Indians for buying Russian oil, and I could see if things don't go well, then sanctions or secondary tariffs could go up. ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के हवाले से रूस ने अपने बयान में कहा है कि मुलाकात में किसी दस्तावेज पर दस्तखत का कोई मंसूबा नहीं है। मुलाकात से मुताल्लिक अभी से किसी नतीजे पर पहुंचना बड़ी गलती होगी। देखते हैं इस मुलाकात का क्या नतीजा कल निकलता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही दीजिए। अल्लाह।